हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग साइंस का 2024 का सेक्शन ए करेंगे। 2024 का बोर्ड का पेपर है। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि क्या होगा जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन क्रिएट करवाऊंगा जिंक के साथ। तो सिंपल रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब बेस की रिएक्शन मैं मेटल से करवाता हूँ तो रिजल्ट में मेटल सॉल्ट बनता है, विच इज़ Na2ZnO2 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। जो प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। और जो बाय प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन गैस है, आपको पता ही है। अब उसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोडियम से, NaOH प्लस Zn। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है A, B, C, D की हम बात करते हैं तो FeSO4 की बात करते हैं। FeSO4 जब डिकम्पोज हो रहा है इन Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में, तो ये जो डिकम्पोजिशन है, इस डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, TD, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड वाला पार्ट है H2O। H2O को जब मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। दिस वन द करेक्ट आंसर AgBr। जब मैं AgBr की रिएक्शन करवाऊंगा, AgBr को डिकम्पोज करूंगा सॉरी, तो मुझे क्या मिलेगा? Ag और प्लस Br2। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। और इसका इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में भी करते हैं। फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमें? अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट, एक मेटल और एक नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करता है इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल और नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है? सिंपल सी बात है। ए ऑप्शन की हम बात करते हैं तो पहले मेटल का पूछ रहा है, तो हमें पता है कि मेटल कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, विच इज़ मरकरी। मेटल तो मरकरी है। और नॉन मेटल कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ब्रोमीन नॉन मेटल हो जाएगा। तो ये मेटल की बात है और ये नॉन मेटल है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Hg विच इज़ मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन विच इज़ Br। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास कि कार्बन कंपाउंड इनमें से क्या है अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हैविंग strong force of attraction between their molecules and have weak force of attraction between their molecules। तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं तो फर्स्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है एक ग्रेफाइट। ओनली ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स गुड कंडक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड फोर्थ हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही, एक बात और याद रखना कि कार्बन में जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही कार्बन कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं एक बात को आपको डिस्क्राइब करूँगा इस चीज़ में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसका आंसर तो हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड FeSO4, CuSO4, CuSO4 and NaCO3. The compound having maximum number of water of crystallization in its crystalline form in one molecule is कौन सा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आयरन की, FeSO4 की बात करते हैं, तो आयरन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है पानी के। CuSO4 के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल्स है पानी के। CaSO4 की अगर हम बात करते हैं, CaSO4 की, तो इसमें 2 पार्ट आता है, एक 2H2O आता है और एक आता है CaSO4 half H2O, and the last one is Na2CO3. Na2CO3 के अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, Na2CO3। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच इज़ 10H2O। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऑक्साइड्स, मतलब एल्यूमिनियम और जिंक कौन से ऑक्साइड्स हैं। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ या जिंक की बात करता हूँ, ये दोनों के ऑक्साइड्स जो हैं, इन दोनों के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं एंड बेस से भी रिएक्ट करते हैं। एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड्स, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। So option number C is the correct answer, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम को क्या बोलेंगे हम लोग, Al2O3, Zn is ZnO। मैं रिएक्शन इसका आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि रिएक्शन के बारे में इसने नहीं पूछा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इनमें से कौन सा जो रिएक्शन मुझे दे रखी है MnO2 प्लस 4HCl की रिएक्शन मैंने करवाई, तो मुझे क्या मिला, MnCl2 2H2O एंड Cl2। ये रिएक्शन मुझे दे रखी है। तो इसने मुझे इसमें से पूछा है कि द रिएक्शन गिवन अबाउट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, या HCl रिड्यूस हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है, या लास्ट वन MnO2 रिड्यूस हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये केस है रिडक्शन का, और जो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो MnO2 जो है, MnO2
ने अपने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। ऑक्सीजन को लॉस करने के बाद इट विल बिकम MnCl2, MnCl2, एंड HCl ने उस लॉस करे हुए ऑक्सीजन को पकड़ लिया और बिकम H2O। तो MnO2 क्या हो गया? MnO2 हो गया रिड्यूस्ड। क्या हो गया? रिड्यूस्ड। एंड HCl हो गया ऑक्सीडाइज्ड। एक बात और याद रखना, जो रिड्यूस्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कि आगे बढ़ते हैं। MnO2 रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 8वां, यहाँ से बायोलॉजी शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमें दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिट फ्रॉम द मदर। अगला, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिट फ्रॉम द फादर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। The sex of a child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form a zygote। तो अगर हम बात करते हैं पहले, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में देखिए, मैं अगर मेल गेमेट्स की बात करता हूँ तो मेल गेमेट्स मेरे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो X और Y हैं मेल में, एंड फीमेल में मेरे पास XX है। तो इसमें जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है इज डिटरमाइंड ओनली बाय द मेल फॉर फादर, इनहेरिट फ्रॉम फादर। बिकॉज चाइल्ड जो बनेगा वो बनेगा X और Y से, जो मेल बनेगा, सॉरी मेल। फीमेल का तो X और X है, उससे तो हमें कोई मैटर कर ही नहीं रहा, हमें सिर्फ ये पूछा है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिट फ्रॉम द फादर। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी इज सेकंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। एंड फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाले की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मैन चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड, तो भी गलत है, क्योंकि 50-50% चांस होते हैं, 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ही वो डिपेंड करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन पे, क्योंकि इसने बोला है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, तो दैट द स्टेज जब हमको पता लगेगा कि कैसे वो जो बेबी फॉर्म हुआ है वो मेल है कि फीमेल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी बी इज करेक्ट, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमारे पास कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वाला करेक्ट। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड की बात करते हैं, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। नो, गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज की आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यस, ये सेल डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट और फोर्थ इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये क्रोमोसोम्स इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स माँ बाप की है वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो देखिए, मैं अगर उसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास नर्व सेल है। नर्व सेल में ये लास्ट में हमारे पास ये नर्व सेल है मेरे पास। तो नर्व सेल्स में अगर मैं ये लास्ट के पॉइंट हैं, ये लास्ट पॉइंट होते हैं सिनेप्स। इन्हें क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स ये है मेरे पास सेल बॉडी, ये है एक्सॉन,
आगे जो मुझे दिख रहे हैं ये दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट। डेंड्राइट। और एक जो न्यूक्लियन जो नर्व सेल है जो दूसरे नर्व से जुड़ता है वो जुड़ता है यहाँ से। ये पॉइंट है जहाँ से एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ता है। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो दिस यही वो पॉइंट है कि जहाँ पर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन बोल रहा है स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा कब क्लोज होता है? पहला, इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। क्या जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तब? तो पहला क्या है कि इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं। दूसरा, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नीड नहीं होती है तब वो क्लोज हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल। तो थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। वाटर फ्लो आउट होता है गार्ड सेल से, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द फोर्थ ऑप्शन क्या है? वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो अगर हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, तो 11वें क्वेश्चन में आंसर सेकंड और थर्ड ओनली सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी। क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे डिपेंड करती है। कि फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती तो अपने आप को बंद कर लेता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। At what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as the object on the screen? यानी कि किस डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस के मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूँ कि उसको सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिले ऑन द स्क्रीन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास। ये मेरे पास प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी। ये मेरे पास f1 है, ये मेरे पास 2f1 है, ये हमारे पास f2 है और ये हमारे पास 2f2 है। तो जो ऑप्शन इसमें दे रखा है कि बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्या 2f से और आगे रखूँगा ऑब्जेक्ट को तब मुझे सेम साइज़ का मिलेगा। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, क्या मैं इसको प्रिंसिपल फोकस पे रखूँ तभी मिलेगा। या एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या मैं फोकल लेंथ के ट्वाइस पे रखूँ देन फॉर्म होगा। या बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच में कहीं पे रखूँ तो बनेगा। तो हमको केस पता है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखूँगा तो वो मुझे 2f2 पर ही बनाएगा। ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखूँगा और 2f2 पर बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो ये टेबल बुक में एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। यानी कि जो इमेज बनती है आँखों पे वो कहाँ पर बनती है? देखिए आँख है, इसमें ये जो पार्ट होती है इसके आगे एक लेंस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जितनी भी लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है उस सारी की सारी लाइट को एट वन पॉइंट ये मिला देता है। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना। यानी कि जहाँ पर इमेज बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रेटिना। रेटिना, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो कैसा होगा? पैरेलल होगा।
ऐसा होगा पैरेलल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15वां, 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15th क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सोलेनोइड organism of the second ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। इनमें से किस में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की ऑर्गेनिज्म मिसिंग है? तो सिंपल हमें दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी, टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। तो यहाँ पर एक और चीज़ आनी चाहिए थी, क्योंकि टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो टाइगर इनमें से किसी को भी नहीं खाएगा, क्योंकि फ्रॉग, स्नेक और ग्रास, तो बीच में एक चीज़ मिसिंग है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे इसमें ऑप्शन नंबर सी में मिसिंग है, क्योंकि टाइगर, अगर मैं बात करता हूँ कि ईगल आ जाती तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इनमें से किसके अंदर मल्टीपल फिजन का प्रोसेस होता है फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सिंपल से इसका आंसर है डी, प्लाज्मोडियम। डी, प्लाज्मोडियम। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को सीधा इसको पढ़ के आंसर देना है, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपको सिंपल आंसर दे रहे हैं। अब बात आती है असर्शन रीजन की। क्वेश्चन नंबर 17वां, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17वां कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व विद जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी जब जिंक रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब जिंक रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो ही हाइड्रोजन गैस निकलती है, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो ए वाला ऑप्शन तो सही है हमारे पास, क्योंकि हम बात करते हैं। और दूसरा, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो, इसमें देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये जो रीजन इसका दे रखा है, रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, क्योंकि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो इट विल बिकम वाटर, और नाइट्रिक एसिड खुद को रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो निकलने वाले हाइड्रोजन गैस को तुरंत पानी बना देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अ मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। तो इसमें हम बात करते हैं कि क्या एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, क्या वो फूड चेन के हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल तक जाते हैं? अगला इसका रीज़न दे रखा है कि हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो ऑप्शन नंबर 18वें का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मस्ट फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता है इन लिक्विड एज कम्पेयर टू एयर, तो ब्रीथिंग फास्टर होगा। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल ड्यू टू द ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल कम होता है पानी के अंदर एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन के ऊपर की बात करते हैं।
the amount of oxygen dissolved in water is very high as compared to the amount of oxygen in air. The reason is गलत, reason is not correct, रीज़न करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी। ए तो सही है बट आर इज़ नॉट ट्रू, आर इज़ नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। असर्शन इज ट्रू। Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are also present in the air. रेनबो जब बनेगा जब सन बिल्कुल सर के ऊपर होगा और पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एयर में। पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एयर में, ये तो सही है, बट सन ऊपर होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो रीज़न इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे, सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो कल आपको इसी चैनल पे दोबारा मिलेगी। गुड बाय।